जी वेलकम बैक टू रिसर्च मीडिया। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्रॉस सेक्शनल डेटा सेट का फॉर्मेट बनाना जो है एक्सेल के ऊपर किस तरह से बनाया जाता है वो सीखा था, उसकी खासियत भी बताई थी। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो टाइम सीरीज़ डेटा सेट के फॉर्मेट के ऊपर है कि एक टाइम सीरीज़ का जो डेटा सेट है वो होता क्या है और उसका फॉर्मेट क्या है, किस तरह से उसको एक्सेल पर डिज़ाइन किया जाता है। Time series is a collection of observation for a single subject, entity, person, organization, country at different time interval. बेसिकली ये रिवर्स है आपके जो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है या क्रॉस सेक्शनल डेटा सेट जो होता है उसके बिल्कुल रिवर्स है। क्रॉस सेक्शनल में क्या था कि नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा थी, जबकि टाइम इंटरवल सेम था सबका, जो पॉइंट इन टाइम था वो सेम था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंटिटी, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री जिसका भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सिंगल है, जबकि टाइम इंटरवल जो है वो आप एक से ज़्यादा ले रहे हैं। यानी आप किसी एक फर्म का एक से ज़्यादा ईयर्स का डाटा ले लें या एक से ज़्यादा मंथ का डाटा ले लें, किसी एक पर्सन के हवाले से एक से ज़्यादा जो है वो टेन्योर्स का डाटा ले लें। मसलन जैसे हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स ने डिफरेंट सेमेस्टर्स में कितना कितना सीजीपीए हासिल किया। अब हर सेमेस्टर के अंदर एक टाइम इंटरवल आ जाता है, वो भी टाइम सीरीज डाटा है। इसी तरह अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक बैंक का मुख्तलिफ ईयर्स का डाटा जो है वो एनालाइज करना चाह रहा हूँ डिफरेंट पॉइंट इन टाइम पे, तो वो भी टाइम सीरीज़ कहलाएगा। ठीक है, तो टाइम सीरीज़ ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है। तो टाइम सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ ये फीचर है कि आपका पॉइंट इन टाइम एक से ज़्यादा होगा, जबकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ सॉरी यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी सिंगल होगी, जिसका आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ टाइम पीरियड का, वो सिंगल होगी। अच्छा जी, इसमें टाइम सीरीज डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन थ्रू रिपीटेड मेजरमेंट ओवर टाइम। अब इसके फॉर्मेट पे आ जाते हैं। ये आपके सामने एक फॉर्मेट है जी टाइम सीरीज़ का, जिसमें स्टॉक की प्राइसेस से रेलेवेंट जो डाटा होता है, जब आप स्टॉक एक्सचेंज से डाटा डाउनलोड करते हैं तो वो इस फॉर्मेट में होता है। उसमें प्राइस ओपन कहाँ से हुई, हाई प्राइस कहाँ तक गई, लो कितनी गई, क्लोज किस पे हुई जिस पे मार्केट क्लोज हो रही है, वॉल्यूम उस स्पेसिफिक डे में कितना ट्रेड हुआ है। ठीक है, इसी तरह एडजस्टेड ओपन क्या था, एडजस्टेड हाई, एडजस्टेड लो, एडजस्टेड क्लोज, एडजस्टेड वॉल्यूम एंड सो ऑन। और अगर आप यहाँ पर देखें तो टाइम के लिए डेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। अब ये सारे का सारा जो डाटा है ये एक ही अदारे, एक ही बैंक का हो सकता है। ठीक है, एक ही इदारे का हो सकता है एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। अगर आप यहाँ पर देखें तो 2018, 19, ठीक है, सॉरी 2010 के मुख्तलिफ मंथ्स का डाटा है। ठीक है, मुख्तलिफ डेज़ का, 18/11, 19/11, 20/11, 23/11, 24/11। इसका मतलब है ये डेली बेसिस का डाटा है, डेली पॉइंट इन टाइम का। तो आप चाहें, आपकी अगर स्टडी की रिक्वायरमेंट है डेली का डाटा कलेक्ट करना है, डेली का आप सेट कर सकते हैं। आप मंथली का करना चाह रहे हैं, मंथली का कर सकते हैं। आप ईयरली का करना चाह रहे हैं, ईयरली का कर सकते हैं। क्वार्टरली का करना चाह रहे हैं, क्वार्टरली का कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना होता है कि यहाँ पर जो आपका एक कॉलम स्पेसिफिकली बन रहा है, ठीक है, वो टाइम का फॉर्मेट आपने याद रखना है कि आप किस फॉर्मेट के टाइम सीरीज़ को फॉलो करना चाह रहे हो। अब इसमें मैं एग्जाम्पलीफाई करना चाहूँगा एक्सेल शीट की मदद से कि एक टाइम सीरीज़ जो डाटा सेट है उसकी शेप क्या होती है। अब आपके सामने अगर आप स्क्रीन पर देखें तो स्क्रीन पर आपको एक बैंक का मुख्तलिफ ईयर्स का डाटा नज़र आ रहा है। अब ज़रा गौर करने की बात यह कि बैंक एक है लेकिन ईयर्स एक से ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं
टाइम सीरीज, जबकि क्रॉस सेक्शनल में आपने देखा था कि टाइम इनका सिंगल था। ये सारे का सारा डाटा 2013 का है गालबन, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ बैंक्स एक से ज़्यादा है। तो जहाँ पर जो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एक से ज़्यादा हो लेकिन पॉइंट इन टाइम सिंगल हो, वो क्रॉस सेक्शनल होता है। और जहाँ पर यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक हो और पॉइंट इन टाइम एक से ज़्यादा हो, उसको हम टाइम सीरीज कहते हैं। वेरिएबल की कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरह से होगी, फार्मूला वगैरह लगाकर, ठीक है, आप कंप्यूट करोगे। और फ़र्ज़ करो कि मैं नेशनल बैंक का डाटा चाह रहा हूँ। अब ये मुझे पता है कि ये तीनों कंप्यूट हुए हैं, ठीक है। लाइक ROA जो है दैट इज़ बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों में से जो मिल जाए वो ले लूँगा और टोटल एसेट ले लूँगा। तो मैं ईयर बाय ईयर इनका डाटा इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाता जाऊँगा ईयर बाय ईयर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2006 से लेकर 2017 तक का आपको डाटा नज़र आ रहा है। ये काफ़ी ईयर्स पहले मैंने एक स्टडी कंडक्ट की थी तो उसका मेरे पास ये डाटा सेट पड़ा हुआ था। तो आपने क्या करना है जनाब, फॉर एग्जांपल ये नेशनल बैंक का डाटा है मुख्तलिफ ईयर्स का। आप जो है नेशनल बैंक की साइट पर चले जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आप गूगल पे जाएं, यहाँ पर लिखें नेशनल बैंक, आपको उसकी साइट नज़र आ जाएगी। आप किसी भी इदारे का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, मोस्ट ऑथेंटिक जो सोर्स होता है ना वो उसकी अपनी साइट्स होती हैं। तो अब बैंक से रेलिवेंट जो डाटा होता है, जिस भी पर्टिकुलर बैंक की साइट पर जाएंगे वहाँ पे इन्वेस्टर रिलेशन या इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन इसके नाम से टैब बने होते हैं। बाज़ औक़ात फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी टैब बने होते हैं। तो इसमें इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन को हम चेक करते हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो आपके सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये नज़र आ रही होंगी। हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वार्टरली चाहिए तो क्वार्टरली को क्लिक कर देंगे, अगर एनुअल चाहिए तो एनुअल को क्लिक कर देंगे। तो मैंने जो अपनी डाटा शीट में यूज़ किया हुआ वो 2007 से 17 तक का किया हुआ है। तो मैं 2007 को क्लिक करूँगा, ये मेरे सामने जो है वो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई हैं, ठीक है। मुझे अपने डाटा सेट के लिए जो सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको बिल्कुल खाली कर देता हूँ, ये मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं ना वो सबसे पहले लिखने होते हैं आपने। तो मुझे चाहिए जनाब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स हो तो टैक्स उसमें से माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लें और टोटल एसेट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं 2006 या 7 इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड कर लूँगा। मैं यहाँ पर आता हूँ जी, यहाँ पर आकर मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा, जबकि टोटल एसेट्स जो हैं वो मुझे उसके लिए बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। तो ये देखिएगा बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस कैश फ्लो इसके नाम से एक फ़ाइल पड़ी हुई है। मैं जस्ट इसको क्लिक कर लूँगा और चेक कर लूँगा जी। ये मेरे सामने इनकी जो है वो बैलेंस शीट का पोर्शन ओपन हो गया। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए जी, ये एसेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, 2006 के भी हैं, 7 के भी हैं, ठीक है। तो टोटल एसेट्स ये होते हैं, ये जो कॉलम से नीचे लिखे होते हैं, ठीक है। ये रुपीज़ में है और ये डॉलर्स में है। मुझे ये ध्यान रखना है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर मैं पाकिस्तानी स्टडी कंडक्ट कर रहा हूँ तो मुझे यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ की लोकल करेंसी में रखना पड़ेगा। तो 2007 2006 ये 2006 का है जी टोटल एसेट्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करूँगा, जस्ट अ मिनट, ये कॉपी का ऑप्शन आ गया। इसको बैलेंस शीट में लेकर जाऊंगा और टोटल एसेट 2006 के ये आ गए जी। यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल V दबाकर। इसी तरह टोटल एसेट 2007 के इधर जाऊंगा और ये कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर 2007 में प्लेस कर दूंगा।
इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे चाहिए 2006 और 7 की, तो मैं इसकी इनकम स्टेटमेंट में चला जाऊंगा। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बाज़ इदारों ने इनकम स्टेटमेंट लिखा होता है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल है तो इनकम स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा, वरना प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे मैंने चेक करना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किधर है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर जो उसकी ये है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन अवेलेबल है। ठीक है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन ये 2006 की है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर आकर प्लेस कर दूँगा। ठीक है, इसी तरह 2007 की यहाँ से उठाऊँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। इसी तरह आप डिफरेंट ईयर्स की जो है वो डाउनलोड करके यहाँ पे प्लेस करते जाएंगे। अब इसको कंप्यूट करने की बारी, वही तरीका है हमारा, इक्वल का साइन दबाया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो मैंने क्या करना है जी, इसको इधर लेकर जाना है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अच्छा जी, आपको ना यहाँ पे एड्रेस बार में ये फार्मूला नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसी में जाकर आप स्लैश का बटन दबाएं। ये R2 बेसिकली इस सेल का एड्रेस दे रहा है। ठीक है, R2 डिवाइडेड बाय S2, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट हो जाएगा। तो यहीं पे सेल पे आके एंटर का बटन दबाएंगे तो ये आपको वहाँ पे वेरिएबल कंप्यूट कर देगा अपनी मतलूबा जगह पे। इसको फिर आप आगे ड्रैग करते जाएंगे। अगर आपका डाटा ये वाला आपने मुख्तलिफ ईयर्स का फीड कर लिया है तो फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो बाकी सबको कंप्यूट कर लेगा। ठीक है, तो टाइम सीरीज़ का फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा कि जिस इदारे का आप डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो लिखें, फर्म आईडी उसका एक ही रहेगा। ठीक है, मुख्तलिफ ईयर्स का डाटा होगा, उसके बाद आप 1 बाय 1 वेरिएबल कंप्यूट करते जाएंगे, और जिस जिस वेरिएबल को आपने कंप्यूट करना है उसका बैक एंड डाटा आपने उस इदारे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यहाँ पर पहले एंटर कर लेना है। बेसिकली फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला लगाना क्या है, किसको किससे तकसीम करना है। तो जो उस फार्मूले के एलिमेंट्स हैं उनके कॉलम एंटर कर लें। कॉलम एंटर करके सिर्फ आपने फार्मूला लगाना है एक्सेल के मोड में, और उसके बाद आप एक ही जगह फार्मूला लगाकर उसको ड्रैग कर लेंगे तो बाकी वैल्यूज़ वो खुद ब खुद कंप्यूट कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो इसको लाइक करें इस वीडियो को, और नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी करें। बहुत शुक्रिया जी।